बाद में आप इसको सुन सकें। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स को स्टडी किया था लास्ट वीक, जिसमें काफ़ी सारे रिनोव्ड नेम्स की, राइटर्स की और टीम्स की रिसर्च को हमने स्टडी किया था। जैसे कि आपने मेंडाई का काम देखा था, जेरी का काम देखा था, विंसबर्ग का काम देखा था और काफ़ी सारे और रिसर्चर्स जो कि हाईलाइट किए हुए हैं। होपफुली आपने स्टडी किया होगा जाकर इसको वीकेंड पर जब आप फ्री हुए होंगे चैप्टर 3 को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो गई होगी। स्लाइड्स में भी आपके ये 3 रेफरेंस थे और होपफुली आपने वो IEEE का जो मैंने आपको एक पेपर दिया था IEEE ACM का, वो भी आपने स्टडी कर लिया होगा। तो ये 2 चीज़ें पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस इसके बारे में काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो आई हैव रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम सम स्टूडेंट, लेट मी चेक, अगर किसी को ऐड करना है तो आई कैन ऐड। ओके, तो ओके, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यस। तो ये अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। आज हम इसकी एग्जांपल्स लेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, आई हैव शेयर्ड इट। तो हमने मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया था और हमने इसमें 4 पीस देखे थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीपल के साथ वर्क करती है, ये हमने फ्रैंक बॉट की किताब से भी। तो पीपल का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं आपको याद कराता चलूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लीगली इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लीगली इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होती है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी फाइनेंशियल वेल बीइंग होती है। जिस तरह एक पर्सन बिजनेस करता है तो उसके साथ पैरामीटर्स अटैच होते हैं, या एक पर्सन जॉब करता है तो उसके साथ पैरामीटर्स अटैच होते हैं। सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक कंसल्टेंसी फर्म है तो उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग जॉब फॉर अनदर एंटिटी, फॉर अ पर्सन। और मिसाल के तौर पे आपके पास आज, क्योंकि मैंने कहा कि हम एग्जांपल्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो कि हमारी कल की क्लास को भी कवर अप करेगा और आज की क्लास को भी कवर अप करेगा, कि कोई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और आपने किसी वीआईपी पर्सन को या किसी बिजनेसमैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक जॉब का काम कर रही है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। जिस तरह से पर्सन को भी आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसी तरह से कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी कोई अकाउंटिंग फर्म है और आप थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहे हैं किसी दूसरे बैंक का या कंपनी का, तब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या जॉब, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ जॉब जस्ट लाइक अ पर्सन। तो हमने फ्रैंक बॉट की किताब से यही पढ़ा था कि हम इदारे को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉर्पोरेटेड, वो किसी रजिस्टर होती है आपकी कंट्री के अंदर। हर कंट्री में इदारे हैं मुख्तलिफ जो रजिस्टर करते हैं। हमने पढ़ा था SCCP का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड SEP का हमने फ्रैंक बॉट से लास्ट वीक में हमने इसको डिस्कस किया था मंडे की क्लास में। तो ऑर्गेनाइजेशन फिर एक पर्सन की तरह काम करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को भी चला तो अफराद ही रहे होते हैं। तो वापस आ जाते हैं इस पे जो हमने ट्यूसडे को लास्ट वीक कवर किया था, मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने 4 पीस देखे थे। तो जो फर्स्ट पी था पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसमें PMCMM का जिक्र हुआ था, जो कि क्या है, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बनाया किसने है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट या SEI ने। और इसमें ये आपने चीज़ें देखी थी। दूसरे पी में प्रोडक्ट आ जाती है जो कि आप डेवलप कर रहे होते हो। थर्ड में प्रोसेस है, किस तरह से आप प्रोडक्ट को बनाओगे। और फिर आपका फोर्थ पी ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जिसमें मैनेजमेंट का काम आ जाता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और इथिक्स आ जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ऑब्वियसली हमने क्या बात की थी फ्रैंक बॉट में, आपको याद हो स्टूडेंट्स, कि हमने बात की थी कि आप ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में 2 और मोर देन 2 पीपल वर्किंग फॉर अ प्री डिफाइंड गोल। तो जब आपका गोल होता है तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूरा उतरती है। अगर आप वैसे ही आपस में गपशप के या एज अ फ्रेंडशिप आप जो है आपस में एक ग्रुप बना लेते हो, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते।
तो जब प्री डिफाइंड गोल होगा 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का और वो एक एंटिटी में जो कि आपने इनकॉर्पोरेट की होगी काम कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या चीज़ होती है? जिसमें आप किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए 4th पी आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। तो प्रोजेक्ट में प्लानिंग और कंट्रोलिंग है। प्लानिंग किस चीज़ की है? जो गोल आपने अचीव करना है उसे कैसे अचीव करना है, और कंट्रोल करना है लोगों की एक्टिविटीज़ को, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को, ताकि आप जो प्री डिफाइंड गोल है उसे अचीव कर सकें। सो ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट काफ़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सो एक इदारे के साथ 4 पीज आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड: द पीपल, द प्रोडक्ट, द प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है, और इन्हीं चारों पीस के अंदर हमारा जो फोकस था वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस एंड एथिक्स के ऊपर था कि आखिर सॉफ्टवेयर टीम्स कैसे बनती हैं और उसमें हायरार्की कैसे होती है, उसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है, हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है। ये चीज़ें हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी और इसी पे हम फोकस करेंगे। सो आज की क्लास में मैं मैप कर रहा हूँ फ्रैंक बॉट को, जिसमें जर्नल ऑर्गेनाइजेशनल डिस्कशन थी प्रेसमैन के साथ, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस को इसने फोकस किया है। ऑल्दो क्लास इज नॉट स्टार्टेड येट, बट क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट्स आ गए हैं तो मैं आपको सिर्फ एक जो पहले हमने लास्ट वीक कवर किया था उसका आइडिया दे रहा हूँ। तो हमने ये 4 पीस देखे थे पहले, और फिर हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या नाम हो सकते हैं मुख्तलिफ लोग, कैटेगरी के लोगों के। मैनेजमेंट है, टेक्निकल मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट जर्नल मैनेजर हो गए, सीनियर जो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स, एमडीएस, टेक्निकल मैनेजर्स जो एक्सपर्टीज रखते हो सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटिंग की, प्रैक्टिशनर्स हो गए जो कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स को डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट को इंजीनियर करने के लिए, कस्टमर्स हो गए जो कि आपसे प्रोजेक्ट को बनवा रहे हैं, और एंड यूजर्स जिन्होंने इस्तेमाल करनी है। तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीक देखी थी। फिर टीम लीडर्स की हमने बात की थी, जिसमें जेरी वेनबर्ग का हमने जिक्र किया था कि 3 खसूसियात होनी चाहिए: एमओआई मॉडल, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज़। इसी तरह एज की एक रिसर्च थी, उसने बोला था कि मैनेजर वो होता है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, और एक शनाख्त हो, पर्सन जो कि डिफरेंट लगे लेबर से। मैनेजर को मैनेजरियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन हो, और टीम के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस भी हो। तो ये किसकी रिसर्च थी? ये आपकी एच का रेफरेंस था, EDG 95, आगे इसका नाम भी आ जाएगा, और MOI मॉडल जेरी वेनबर्ग का था। तो ये भी स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीक देखा था। ये जो जर्नल डेफिनेशंस हैं, जहाँ पे हम एग्जांपल्स आज लेना चाहते हैं, वो मैं डेलिबरेटली लेट कर रहा हूँ। जब तक क्लास का टाइम स्टार्ट हो जाता है 12:15 बजे, फिर मैं मॉडल्स की एग्जांपल्स दूंगा। अभी जस्ट आई एम डूइंग अ रीकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड लास्ट वीक, ताकि आपको याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। एग्जाम्पल्स मैं 12:15 बजे ही स्टार्ट करूंगा जब क्लास का टाइम होगा। तो ये थी इस चैप्टर का थर्स्ट, जो कि आपकी स्लाइड्स में रेफरेंस दिया हुआ था। अगर मैं स्लाइड्स भी आपको दिखा दूं। सर जी बेटा। सर क्वेश्चनिंग कब होगी? अभी कर लें, अभी क्लास का टाइम भी नहीं शुरू हुआ, आप कर लें, 15 मिनट हैं। जी सर। सर वो बस थोड़ा सा ये पूछना था कि ये हम्म, डीडी और सीसी की इन दोनों में एग्जांपल्स का थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। हाँ, ये आज की क्लास का पर्पस ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा DD, CD और CC की। रुके, मैं आपके सवाल का जवाब स्लाइड से ही मैं आपको देता हूँ। और लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू गाइस। ये देखो बेटा, ये आ गई स्लाइड्स जो कि हमने तीसरे चौथे हफ्ते दोनों में ही ऑर्गेनाइजेशन है फ्रैंक बॉट और ये। अब देखें, इसमें दूसरा रेफरेंस है मेंटाई का, और तीसरा है कॉन्स्टेंटाइन का। कॉन्स्टेंटाइन की क्या चीज़ थी? ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स। और मेंटाई की थी सॉफ्टवेयर टीम्स। ठीक है, और ये आपकी स्टडी असाइनमेंट थी IEEE की। तो ये अब आपको, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, और जो मैंने आज बड़ी डिटेल से आज की क्लास में एग्जाम्पल्स भी देनी है, वो मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन के काम से है। हमने इस चैप्टर को पढ़ा ही इन 2 रेफरेंसेस की वजह से है। ये 1981 की रिसर्च है, और मैं आपको अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बेटा, ताकि, क्योंकि ये आप नहीं बल्कि पूरी इट्स ओके क्लास। सर,
इस ओके पूरी इसकी क्लास आधा एग्जाम जब करनी है। लेना चाहेगी, और ये मैंने देनी भी है, आज मैंने प्रिपेयर की हुई हैं। कल तो हमने एक गो थ्रू किया ना इस चैप्टर का, तो आज मेरी कोशिश है कि एग्जाम्पल्स दे के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, और एग्जाम्पल्स मैं मेंटाई के काम पे, और इसी तरह बच्चों को कंफ्यूजन होगी कॉन्स्टेंटाइन के काम पे, ये इसका जो पैराडाइम्स थे, इन दोनों की मैंने आज एग्जाम्पल्स देनी है। यही आज का स्टडी ऑब्जेक्टिव है। आगे हमने नहीं पढ़ना है, ये कल करना था बेसिकली, लेकिन कल क्लास नहीं हो सकी इंटरनेट की वजह से, तो उसकी कभी मेकअप हम इंशाल्लाह मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन कल और आज के कंटेंट्स में यही था कि ये मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन की हमने केस स्टडीज करनी है। अगर आप कैंपस पे होते तो हम वर्कशॉप्स करते, लेकिन अभी केस स्टडीज से ही हमें काम चलाना होगा ऑडियल मेथड में। तो बाकी जितनी इसमें टर्म्स थी बेटा, जिस तरह जैकमैन की टीम टॉक्सिसिटी है, ये की टर्म्स हैं जो कि आप जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, और आपने इसको पढ़ के जहन नशीन कर लेना है। जो चीज़ बहुत अहम है वो यही पैराडाइम्स और टीम स्ट्रक्चर है, जिसकी मैं केस स्टडीज आज भी डिस्कस करूंगा, और अगर आज ना पूरा हो सका तो इस पे मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भी एग्जांपल्स का आपके साथ शेयर कर लूंगा। बाकी अगर आप गौर करें बेटा, तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही है, जैसे कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, इसमें 5 तरह की डेफिनेशन बताई हुई हैं, इसमें कोई केस स्टडी वाली चीज़ नहीं है। फिर इस तरह उसने सॉफ्टवेयर स्कोप की डेफिनेशन की हुई है, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन है, प्रोसेस जो आप अगले कोर्स में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उनके नाम सिर्फ दिए हुए हैं। इसमें भी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि जिसमें हमें एग्जांपल्स लेना पड़े। प्रोसेस को डिकम्पोज करना भी इसने सिर्फ बताया है, इसमें भी आपको सिर्फ की टर्म्स देखनी है, अप्लाई नहीं करना इस चीज़ को। इसी तरह से जॉन रील की रिसर्च थी कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, उसने 10 फैक्टर बताए थे, ये भी सिर्फ देखने के हैं। इसी तरह से अगर आप देखो, इसने फिर सोल्यूशन भी बताया था 5 तरह का कि किस तरह से डिजास्टर को बचा सकते हैं। उसके बाद 5 सवाल थे जो बैरी बोहम ने प्रपोज किए थे 1996 में, कि जब भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स करें तो आपने ये 5W और डबल एच जो है ये ज़रूर पूछने हैं। तो दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। फिर सबसे आखिर में चैप्टर जब ख़त्म होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की एक सॉफ्टवेयर की टेक्निकल कमेटी थी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की, उसकी एक रिपोर्ट रिसर्च शेयर की हुई। देखो ये AIR99 रेफरेंस लिखा हुआ है, इसको अगर आप बेटा देखें, ये नीचे इसने बताया हुआ है, एयरलाइन काउंसिल is a team of software engineering experts chartered by the United States Department of Defense to help develop guidelines for best practice सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये एक रिपोर्ट है 3.7, उस रिपोर्ट की इन्होंने समरी यहाँ पे पेश की है। और ये देखें ये आपको क्या बताती है, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी की टर्म्स में आ जाता है। सो अगर हम पूरा चैप्टर देखें तो सिवाय मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च के जो आपकी स्लाइड्स में थी, बाकी सारा चैप्टर की टर्म्स को कंटेन करता है। जबकि इसमें हमारे ज़्यादा काम की जो चीज़ है, की टर्म्स भी ऑल्दो दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो सिर्फ आपको पढ़कर जो है वो समझ आ जाएंगे। जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वो है मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन, और इसी को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो एग्जाम्पल तो मैं 12:15 बजे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस आपके क्योंकि क्वेश्चन आया तो इसको मैं बता देता हूँ। टीडी बेटा जैसे हमने पहले बात की थी, मैंने आपसे स्लाइड शेयर की हुई है या बुक शेयर की हुई है बेटा? बुक शेयर की हुई है। यस सर। सर बुक। ओके ठीक है। तो बेटा ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है DD, CD और CC। अब इस पे ये माउस भी आपको विजिबल है या नहीं, जो मैं माउस मूव कर रहा यस हूँ? सर, कर्सर मूव हो रहा है। ओके गुड। तो देखो बेटा, CC से जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं DD की तरफ, तो ये जहन में रखें ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इनोवेशन ज़्यादा होगी। इनोवेशन क्या होती है? कोई चीज़ इजाद करनी है जी, या कोई चीज़ बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना है जी, आपको एक हार्ट पेस मेकर का सॉफ्टवेयर लिखना है। अब इसमें गलती नहीं होनी, अगर गलती आपने कर दी कोड में तो किसी इंसान की जान भी जा सकती है। यानी कि ये रियल टाइम सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्यूरेसी आपने ज़्यादा रखनी है। तो आप इसको CC और CD की बजाय DD मॉडल पे करोगे। एक रूल ऑफ थंब है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो या आपके पास इनोवेशन ज़्यादा हो जिस काम में, वो आप
इसके ऊपर ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। वो आप जो टीम मेंटाई ने जो 3 जेनेरिक टीम्स बताई थी, आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को सिलेक्ट करोगे। क्यों? इसमें बेटा जितनी आप लोगों को फ्लेक्सिबल करते हैं ना, जितनी आज़ादी देते हैं, उतना माइंड बेहतर काम करता है। मिसाल के तौर पे आप अगर बहुत स्ट्रिक्टली आप टाइम की पाबंदी करें, ड्रेसिंग कोड की पाबंदी करें, और आपको बहुत से एसओपीज का ख्याल रखना हो, तो आपकी कंसंट्रेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा हो जाएगी और रिसर्च की तरफ, मसले का जो हल, जो आपकी जॉब है कॉम्प्लेक्स, उसकी तरफ कम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको रिलैक्स किया जाता है जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो। और इसमें आपका कोई स्ट्रिक्ट बॉस नहीं होता जिसने डेली आके आपसे रिपोर्ट लेनी है। एक वर्क ग्रुप की तरह आप काम करते हैं जिसमें सबके राइट्स बराबर होते हैं। मतलब 10 लोगों की एक टीम बन गई और उन टीम ने मिलके, मिसाल के तौर पे, जैसे आपने पहले सेमेस्टर में शायद वो ब्लैचले पार्क की मूवी देखी हो, जिसमें वो एनिग्मा मशीन का कोड ब्रेक करते हैं, वो एक टीम थी। उसमें तो चलो फिर भी एक डिफाइंड लीडर था, लेकिन डीडी के अंदर आप बहुत लूजली कपल्ड होते हैं, कोई डिफाइंड लीडर नहीं होता। एक 5 या 10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक टास्क दे दी जाती है, भाई आपने हार्ट पेस मेकर बनाना है। पाकिस्तान में कोविड-19 आया हुआ है तो आपने वेंटिलेटर डिज़ाइन करना है। अब वो जो वेंटिलेटर डिज़ाइन करने वाली टीम होगी, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे और प्रोग्रामर्स होंगे, मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे। उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। क्यों? उन्होंने इन्वेंट करनी है कोई चीज़ या लोकली प्रोड्यूस करनी है। इसी तरह से मैं आपको मिसाल दूँ, अगर आपने एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सैलरीज इशू करता है, एटीएम का नहीं कह रहा, एटीएम बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, आपने सैलरी कंप्यूट करनी है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन इनोवेशन जितनी नहीं है। कोई नई चीज़ आपने नहीं बनानी, दुनिया में बहुत सारे बैंक्स हैं, पाकिस्तान में बेशुमार बैंक्स हैं, और हो सकता है आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी ने पहले 5 और बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाया हो। तो आप डीडी पे इसको नहीं ले जाओगे, इसको कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन पे रखोगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी इम्प्लॉयज़ को खुली आज़ादी दे देंगे तो आपकी तो कंपनी का दिवालिया निकल आएगा। लोग हो सकता है घर बैठकर काम ही ना करें, ठीक है। तो जो हाईली कॉम्प्लेक्स या इनोवेटिव प्रोजेक्ट होता है उसमें बजट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यूजुअली आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं होती, टाइम भी आपके पास यूजुअली फ्लेक्सिबल होता है। क्या अगर आपने कोई लूनर स्पेस मिशन बनाना है या मार्स पोलर लैंडर जो नासा का एक प्रोजेक्ट था, उस तरह का आपका प्रोजेक्ट है, तो उसमें बजट और टाइम की कंस्ट्रेंट्स नहीं होती। वो ऐसा नहीं होता कि आपने 5 लाख में, 3 लाख में, अस्करी बैंक का सॉफ्टवेयर है तो आपने 2 माह में कंप्लीट करके देना है। नो, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें बजट होगा और टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होगी आपके पास। तो जो इनोवेटिव या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बजट और टाइम की तो कंस्ट्रेंट होती नहीं। तो अगर 10 टीम मेंबर्स हैं और एक दो ने अगर काम नहीं भी किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा होता है, लाइफ सेविंग होता है या फिर मिशन क्रिटिकल होता है आपका काम। तो उसमें आप जाते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। नो डिफाइंड लीडर, लोगों को आप अच्छी सैलरी पे करते हैं, वो घर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं, ड्रेस कोड भी नहीं होता, काफ़ी रिलैक्स रखते हैं आप अपनी टीम को, उनको वीकली हॉलीडेज भी देंगे। आप यहाँ से एग्जांपल ले लें, जो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए टाइमिंग की पाबंदी नहीं होती डेली ऑफिस आने की, दे आर रियली फ्लेक्सिबल। उनका सिर्फ ये काम होता है बैंक के सीईओ का कि उनका जो बैंक है उसको प्रॉफिट में जाना चाहिए। जो आप कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या बैंक्स में या लार्ज कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, दे आर नॉट टाइम बाउंड कि आपने टाई लगा के आनी है, एग्जीक्यूटिव ने 8:45 आना है और 5 बजे दफ्तर से जाना है। दैट्स फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। सीईओ का काम कॉम्प्लेक्स होता है, उसने कंपनी के गोल सेट करने हैं, सीनियर मैनेजर में उसने, उसका काम डिफिकल्ट होता है। तो जहाँ काम की नौइयत सख्त हो जाएगी उधर जो आपकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रिलैक्स कर दी जाती हैं। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो मॉडल है इसका मतलब है कि कोडल फॉर्मेलिटीज़ आर रिलैक्स्ड, क्योंकि इसका काम या तो मिशन क्रिटिकल है या लाइफ सेविंग रियल टाइम है। तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर आपकी जो रिसर्च टीम होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई होती है कि जी सैलरी भी अच्छी होगी, छुट्टियां भी ज़्यादा होंगी, लेकिन वो जो काम करेंगे वो बहुत मिशन क्रिटिकल होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा किसी दूसरे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में हो, यानी कि ये तमाम प्रोफेशनल्स पे अप्लाई होगा। हमने प्रोफेशन की डेफिनेशन की थी लास्ट टाइम, पिछले से पिछले हफ्ते, आपको याद होगी वीक 2 में।
प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, उसकी ट्रेड्स 10 हमने पढ़ी थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या प्रोफेशनल हो, सबके लिए जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, वो अकाउंटेंसी के माहिर हों, वो बिजनेस मैनेजमेंट के माहिर हों, वो पब्लिक मैनेजमेंट के माहिर हों, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। कभी आप किसी कंट्री की मिसाल ले लें, एक प्रेसिडेंट को इतना बड़ा उसका जो प्रेसिडेंट मेंशन दिया जाता है, 500 प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होते हैं हर कंट्री के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स के लिए 500 लोग रखे होते हैं और वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लोगों को उससे अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है, उसकी कोई ऑफिस की रूटीन भी नहीं होती। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो इलेक्टेड होता है ना, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इज गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। वो हाईएस्ट बेसिक पे स्केल में, उसको सैलरी भी पे करती है हुकूमत। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो। तो उसको इतनी पर्क्स क्यों दी जाती हैं? क्योंकि उसकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उससे मिशन क्रिटिकल डिसीजंस करने होते हैं अपने मुल्क के बारे में। तो उसको सहूलियात भी ज़्यादा दी जाती हैं और कोडल फॉर्मेलिटीज़ उसके लिए रिलैक्स कर दी जाती हैं। उसी के मुकाबले में अगर कोई किसी बैंक के अंदर कैशियर है, तो उसके लिए टाइम की पाबंदी होगी, उसने 9 बजे ऑफिस है तो 8:45 आना है, 5 बजे जाना है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो पाबंदी नहीं होगी, ऑल्दो बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हाउएवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है मिशन क्रिटिकल डिसीजंस लेना, इसीलिए उसे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। इसी तरह आप देखें, आप पीएन देखें किसी इदारे में, कैशियर को देखें, बैंक मैनेजर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी होगी कंपनी ने खुद। जो बैंक का प्रेसिडेंट होगा, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा, आप में से कुछ के पेरेंट्स बैंक में काम करते होंगे या सीनियर मैनेजमेंट में होंगे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आप ये देखोगे कि जूनियर मैनेजर और लेबर से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जितना आप लेडर पे ऊपर जाओगे, चेन पे ऊपर जाओगे। क्यों? उन लोगों का काम कॉम्प्लेक्स होता है। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी, उतनी कोडल फॉर्मेलिटीज़ आपकी बढ़ती जाएंगी। होप फुली आपको ये निम्रा बेटा समझ आ गया होगा कि डीडी मॉडल क्या है। इज इट क्लियर नाउ? सर। आपने ही बेटा सवाल पूछा था ना? यस सर। जी। तो जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, टीम का स्ट्रक्चर डीडी होगा। नीचे वाली टीम्स मैंने अभी नहीं बताई, क्लास शुरू होने में 2 मिनट बाकी हैं, तो उससे डिस्कस करते हैं। जब आप लेडर पे नीचे आते हैं तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सीडी में देखो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी, बैंक का प्रोजेक्ट आ गया, और अगर आपने रूटीन टास्क परफॉर्म करनी है, रूटीन टास्क बेटा क्या होती है? कैशियर की मैंने मिसाल दी थी, बैंक में कैशियर है, सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस में पीएन है, ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉलेशन की टास्क है, आपका आईटी टेक्नीशियन है जिसने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, जिसने आपके ऐप्स इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो ये है सिमिलर नेचर ऑफ टास्क, इसमें ज़रा सी भी इनोवेशन नहीं है, तो उसको आपको सीईसी पे रखना होगा। जो डेवलपर है वो सीडी या डीडी में जा सकता है, लेकिन जो आईटी टेक्नीशियन है, जो कैशियर है, जो गार्ड है, उसकी सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, वो आपके सीसी के अंदर ही रहेगी। ओके जी, होप आई आंसर योर क्वेश्चन। तो अभी क्लास का टाइम हो गया, अभी भी 1 मिनट रहता है, तो उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो टू ओके, और बच्चों को कांस्टेंट टाइम और मेंटाई के अलावा आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आई ये पढ़ के सारा चैप्टर 3? एनीथिंग अदर देन पैराडाइम्स एंड टीम स्ट्रक्चर्स? सर ये टीम लीडर में इन्होंने बताया हुआ जेरी वेनबर्ग का और ईडीजी का, इन दोनों के जो व्यूज हैं, थेरीज बताई हुई हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब दोनों में क्या शो हो रहा है ओवरऑल? जेरी विनबर्ग जो है ये, और दूसरा बेटा कौन सा कहा आपने? ईडीजी। एज वाला, ठीक है। ये दोनों ने बताया कि लीडर किसे कहते हैं। मॉडल, अब देखें इसने एमओआई मॉडल ऑफ लीडरशिप दिया है, यानी कि लीडर वो हो जो अपनी टीम को, इसके रिसर्च पेपर में इसने लीडर की 3 खसूसियात बताई हैं जेरी वेनबर्ग ने, ठीक है। तो वो पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो तीनों चीज़ें आप, इसने खुलासा यहाँ पे प्रेसमैन ने दिया हुआ है कि लीडर वो होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके,
पुल कर सके, पुश जब ज़रूरत पुल की हो, जब पुश की हो, वो उनको ऊपर भी लेके जा सके, यानी रिवॉर्ड भी दे और पनिश भी करे, और फिर मोटिवेट भी करें उन्हें डिफरेंट थ्योरी से। दूसरा काम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंट्रोल रखे, एबिलिटी टू मोल्ड एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस एंड इन्वेंट न्यू वंस। जब आपका प्लान जो है उससे गोल अचीव नहीं हो रहे, तो आप प्लान को मॉडिफाई भी कर सको। लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो है रिस्क टेकिंग हो, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग करके जो कंपनी का गोल है उसे अचीव कर सके। और उसके पास नए नए आइडियाज़ होने चाहिए जिसमें विद इन द डिफाइंड टाइम के अंदर कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरी करने की सलाहियत हो। तो ये है MOI। अ लीडर शुड हैव मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, न्यू आइडियाज। तो ये जेरी वेनबर्ग का ख्याल था और काफ़ी पॉपुलर रिसर्च थी, जो कि मैनेजमेंट साइंसेज में तो बड़ी डिटेल में पढ़ाई जाती है। एच का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहता है लीडर वो होता है जिसमें MOI हो ना हो, लेकिन वो टेक्निकली साउंड हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, टेक्निकली साउंड हो। इसके अलावा वो मुख्तलिफ लगता हो अपने स्टाफ से, उसकी मैनेजेरियल आइडेंटिटी हो कि अगर वो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, बैंक का मैनेजर है, CEO है, किसी कॉरपोरेट सेक्टर का, तो उसकी प्रोफाइल स्टाफ से हो। अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन हो जिसका पास ट्रैक अच्छा हो। ऐसा कैप्टन आप स्पोर्ट्स में सिलेक्ट करें जो कि आपकी टीम को मैच जिता सके, उसका पास रिकॉर्ड बेहतर हो और इन्फ्लुएंस भी कर सके टीम को, डमी कैप्टन ना हो, ही शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द टीम। तो ये दो इसकी रिसर्च थी। एनीवे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास का टाइम हो गया है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, 14 ही आज बच्चे आए हुए हैं। आई डोंट नो आपकी स्ट्रेंथ क्यों कम है। तो आज की हमारी क्लास, अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी गुज़िश्ता 25 मिनट से, और वो मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ले रहा था और पिछले लेक्चर को रीकैप कर रहा था। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली दो चीज़ों की एग्जांपल्स लेना है। एक तो आपके पास मेंटाई की टीम्स और दूसरी कॉन्स्टेंटाइन के पैराडाइम्स। तो आज की क्लास का यही स्टडी ऑब्जेक्टिव है, और कल जो क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सकी, वील हैव अ मेकअप क्लास, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। दो क्लासेस अब मेकअप में ड्यू हो गई हैं, एक वो जिस दिन आप पेपर चेक करने आए थे पहले वीक का दूसरी क्लास, और एक कल जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से कैंपस पे नहीं हो सकी। तो इन दोनों क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जिसमें हम अपने कंटेंट्स को कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास का स्टडी ऑब्जेक्टिव, एज आई हैव टोल्ड यू, कि दो जो आपने टीम स्ट्रक्चर और पैराडाइम्स पढ़े थे उनकी एग्जांपल्स लेना और इसके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करना। तो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 60-61 आप अपनी बुक में भी खोल सकते हैं, ई बुक पे, या यहाँ पे शेयर मैंने किया, इधर भी देख सकते हैं। मेंटाई ने 1981 में जो है 3 टीम स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए थे, DD, CD और CC। तो ये अभी कुछ देर पहले भी मेरी डिस्कशन हो चुकी है बच्चों से, इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। वही एग्जांपल्स जो मैंने डिस्कस की थी उन्हें ज़रा मज़ीद इलेबोरेट कर देते हैं। ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो या जिसमें कोई इनोवेटिव फैक्टर हो, यानी कि न्यू आइडियाज़ आपने इंट्रोड्यूस कराने हों जो कि मार्केट में ना हो, तब आप अपनी जो टीम होगी प्रोफेशनल्स की, वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों या दूसरे डिसिप्लिन के प्रोफेशनल्स हों, यू विल सेलेक्ट द टीम इन अ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड वे। इसके नाम पे गौर करें, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे एवरी पर्सन हैव राइट कि वो अपनी विल को एक्सप्रेस कर सके और उसकी विल की वेटेज भी होगी। ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज्ड, कोई सेंट्रलाइज्ड चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगा सिस्टम। एक वर्क ग्रुप में लोग काम करेंगे, कोई भी लीडर नहीं है, 10 लोग हैं तो वोटिंग से आप काम करेंगे। आप कोई काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे दो ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर ऐप्स की। फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड पे डेवलपमेंट करनी है या iOS पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, और 10 में से 6 लोग वोट कर देते हैं एंड्रॉयड पे, तो यू विल गो फॉर एंड्रॉयड इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। जबकि अगर डेमोक्रेसी नहीं, आप नीचे नाम पढ़ें, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज और कंट्रोल सेंट्रलाइज। कंट्रोल सेंट्रलाइज मॉडल में आपकी चेन ऑफ कमांड होगी, जो आपको बॉस की तरफ से हिदायत मिलेगी, यू हैव टू डू दैट, लाइक इन आर्म फोर्सेज और यूनिफॉर्म सर्विसेज। वहाँ पे आपको जो कमांड मिलती है दैट इज नॉट डेमोक्रेसी, यू हैव टू ओबे दोज ऑर्डर्स।
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड टीम उस वक्त आप फॉर्म करेंगे मेंटाई रिसर्च में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इनोवेशन प्रोजेक्ट में ज़्यादा है। उसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं मार्स पोलर लैंडर, मैंने अभी बच्चों को बताया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट गूगल कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अपना एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इन्वेंट किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। विकीपीडिया पे इसकी काफ़ी लंबी तफसील दी हुई है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट हो गया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, या हमारा बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोग्राम थे, या अभी रिसेंटली कोविड-19 में जो वेंटिलेटर्स हैं उसके 8-9 मॉडल अप्रूव किए हैं एनसीओसी ने, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी 5 मॉडल्स अप्रूव किए थे। तो वो वेंटिलेटर्स लाइफ सेविंग इक्विपमेंट था, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी हाई रखना पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक किसी इंसान की जान जो है उसके लिए ख़तरा बन सकती है। इसी तरह से आपने नेविगेशन सिस्टम लिखना है एरोप्लेन का, या रेलवे स्टेशन को आपने ऑटोमेट करना है, ट्रेन्स को, या ऑटोमोबाइल्स में जिस तरह से आजकल ऑटो पायलट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट्स। इसी जिसमें इनोवेटिव फैक्टर ज़्यादा होता है उसे, जैसे मैंने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की बात की, या स्पेस मिशंस हैं पाकिस्तान में, स्पार्को आपके पास, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एक इदारा है, इसी तरह से पीसीएसआईआर है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आपकी अपनी यूईटी के अंदर जो है वो रिसर्च का एक बोर्ड मौजूद है, एडवांस बोर्ड ऑफ रिसर्च स्टडीज, ठीक है। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जिसमें रिसर्च, इनोवेशन या लाइफ क्रिटिकल मिशंस हों, वहाँ पे आप अपनी, अगर आप मैनेजर हैं, आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज टीम बनाएंगे, क्योंकि मेंटाई की रिसर्च से प्रूव्ड है ये बात, क्वांटिटेटिवली भी, सिर्फ ये आइडिया नहीं है, क्वांटिटेटिवली भी उन्होंने प्रूव किया अपनी रिसर्च में कि डीडी टीम्स परफॉर्म मच बेटर इन कॉम्प्लेक्स एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स रेदर देन नॉन डीडी टीम्स। अब आ जाएं बेटा दूसरी की तरफ, कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मिड लेवल की इनोवेशन इन्वॉल्व हो। क्लास शुरू होने से पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपने सैलरी कंप्यूट करनी है लोगों की, एटीएम की मैं बात नहीं कर रहा, वो मिशन क्रिटिकल है, ऑनलाइन बैंकिंग, सैलरी कंप्यूट करनी है आपने, ठीक है, सपोज लेजर मेंटेन करना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स तकरीबन मोर और लेस लाखों में दुनिया में बने हुए हैं। ऑल्दो उसमें भी इनोवेशन है, लेकिन वो उससे कम होगी, एक वेंटिलेटर से या एक न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोग्रामिंग से उसकी इनोवेटिव लेवल थोड़ा कम होगा। तो ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल होगा। इसमें आपकी भी वेटेज होगी, एम्प्लॉयज़ की भी, कोडल फॉर्मेलिटीज़ मिल्ड होंगी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड में तो कोडल कोडल फॉर्मेलिटीज़ से मेरे मुराद है ड्रेस, टाइमिंग्स, और आपके बोलने के आदाब, जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वो थोड़ी सी रिलैक्स, काफ़ी रिलैक्स होंगी डीडी में। सीडी में मिल्ड होंगे, दे आर नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट इन कंट्रोल्ड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। देखें इसका पहला लफ्ज़ क्या है, कंट्रोल, यानी कि लीडर है इसमें लेकिन स्टिल डिसेंट्रलाइज्ड है, पीपल हैव देयर ओन विल। दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैज़ अ डिफाइंड लीडर। देखिए इसमें लीडर आ गया क्योंकि कंट्रोल का वर्ड था। अब वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, और एंड में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ग्रुप एक्टिविटी रहेगी, यानी कि आपको हिदायत मिल जाएगी ये काम आपने करना है। हाउ यू विल डू दैट आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। आपकी जो टीम है उसमें आप डिस्कशन करके उस मसले को हल कर सकते हैं। तो तीसरा जो मॉडल है वो है कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज्ड मॉडल, मेंटाई का, जो हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था और अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि जिसमें ना तो इनोवेशन हो और ना ही जिसमें कोई आपकी मिशन क्रिटिकल या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो। मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, एक आईटी टेक्नीशियन की जॉब है, तो उसको आप सीसी मॉडल पे रखेंगे। बैंक में एक कैशियर है, तो उसने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसको आप स्ट्रिक्ट रखेंगे कि जी आपने फॉर्मल ड्रेस में आना है, सारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। 9 बजे ऑफिस है तो 8:45 पे यू शुड बी एट ऑफिस, 5 बजे ऑफ हो रहा है तो यू शुड गो एट 5:10। तो ये सारी कोडल फॉर्मेलिटी सीसी पर अप्लाई होंगी कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज में, क्योंकि उसने सिमिलर नेचर ऑफ वर्क करना है। जिसने विंडो इंस्टॉल करनी है उसने एक ही नेचर का काम करना है।
तो जहाँ पे इनोवेशन होगी, आप अपना मॉडल देख लीजिए कि बैंक में अगर कैशियर है या यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है तो उसने रिसर्च भी करनी है, उसकी टाइमिंग से ज़्यादा वो टास्क ओरिएंटेड जॉब होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो उसको कोडल फॉर्मेलिटीज से रिलैक्स है कि अगर आपने टाई नहीं लगाई आप यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। इट विल हैपन इन द बैंक, विदाउट टाई यू कांट सिट इफ यू आर अ कैशियर। तो वहाँ पे कोडल फॉर्मेलिटीज बढ़ती हैं, जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस का काम हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, उधर कोडल फॉर्मेलिटीज नीचे आ जाती हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड में तमाम यूनिफॉर्म सर्विसेज भी आ जाती हैं। ऑल्दो उनका काम जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग आप कह सकते हैं, लेकिन सिमिलर नेचर ऑफ टास्क होती है और उसमें डेमोक्रेसी नहीं होती। आपको डिफाइंड लीडर है, टॉप लेवल है, आपको जो चेन ऑफ कमांड ने ऑर्डर दिया यू हैव टू एग्जीक्यूट। आपने ये नहीं कहना कि ये मेरा माइंड जो है वो नहीं मान रहा। इफ यू आर ऑर्डर टू शूट यू हैव टू शूट irrespective of what you think, because it's not a democracy, it's a uniform job. You're working in police or in army or any uniformed service अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, उसमें कंट्रोल सेंट्रलाइज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मॉडल इस्तेमाल होता है। सिमिलरली वो तमाम जॉब्स जिसमें इनोवेशन नील है, तो सिमिलर नेचर ऑफ जॉब है, आईटी टेक्नीशियंस हैं, आपके पास कैशियर्स हैं, असेंबली लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें मेंटाई का अगर आप रिसर्च देखोगे, जैसे एक कार बनाने की कंपनी है, उसमें दरवाजे लगाने हैं एक शख्स ने, वो उसमें इनोवेशन नहीं है, तो आप उस पर टाइम अप्लाई करोगे कि जी आप 9 बजे आए, और आप ड्रेस कोड भी लगाओगे कि सेफ्टी ग्लव्स पहने, आप हेलमेट पहने, आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, यू विल डू दैट। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, और डीडी मॉडल है, जैसे जब आप हवाई जहाज़ ईजाद हो रहा था राइट ब्रदर से पहले, कई लोगों की डेथ हुई, तो आप साइंटिस्ट को ये नहीं कहते थे कि आप फ्लाई नहीं कर सकते। वो साइंटिस्ट लैब में काम कर रहे थे टेस्टिंग के लिए, उन्होंने बहुत सी मशीन्स ट्राई की, यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी एक्सीडेंट्स की, तो पीपल डाइड फॉर दैट। अगर एरोप्लेन की रिसर्च थी, इसी तरह जो न्यूक्लियर बॉम्ब की रिसर्च थी, उसमें केमिकल रिएक्शन से लॉट ऑफ साइंटिस्ट डाइड, तो वहाँ पे आपने रिलैक्स रखा होगा। लेकिन सीसी में असेंबली लाइन वर्कर है, उस पर कोडल फॉर्मेलिटी अप्लाई होगी, ग्लव्स पहने, और जो उसका जो भी सेफ्टी गियर्स हैं सारे पहन के, उसमें टाइम पे आना होगा, टाइम पे जाना होगा, बिकॉज उसमें इनोवेशन नहीं है। तो ये मॉडल्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स पे अप्लाई होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे भी और दूसरी फील्ड के प्रोफेशनल्स पे भी। तो अगर आपको केस स्टडी मिले इम्तिहान में, क्विज में, तो अब आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप केस स्टडी पढ़ें कि हाँ जी, एक बैंक का लेजर बनाना है, आपने स्टूडेंट्स का सीजीपीए कैलकुलेटर बनाना है, तो वो कहीं सीडी के अंदर जो है मॉडल जो है वो फॉल करेगा। आई एम रिसीविंग मैसेजेस, लेट मी चेक अगर स्टूडेंट्स की तरफ से हैं तो एक्सक्यूज मी। ओके जी, तो अगर आपके इम्तिहान में क्विज में अब सवाल आ जाए और वो सवाल हो कि आपने आपको एक केस स्टडी दी हुई है कि आपने जी सीजीपीए कैलकुलेटर ऐप बनाना है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें इनोवेशन तो है, सीसी तो नहीं हो सकता, तो सीडी के अंदर कहीं ये फॉल करेगा। फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र आ जाता है कि जी पाकिस्तान ने जो है वो JF-17 का ब्लॉक 3 डिज़ाइन किया है, उसकी आपने नेविगेशन का सॉफ्टवेयर लिखना है या ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर लिखना है, तो वो डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो वो डीडी में चली जाएगी। हार्ट पेस मेकर आपने बनाना है, या आपने कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट का सॉफ्टवेयर लिखना है जो कि इंसान की जिसमें गलती से इंसान की जान भी जा सकती है, तो वो डेफिनेटली मिशन क्रिटिकल है, और वो जो आप टीम बनाएंगे वो डीडी मॉडल में जाएगी। जो कैजुअल है, आपने कोई वीडियो गेम बनानी है सपोज मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो वो सीडी हो सकती है। अगर वो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे सपोज आपने फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेटर बनाना है, वो आप डीडी में ले जाओगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर था, और उसके बाद जो है वो तो एक गेम थी, लेकिन वो उसका सॉफ्टवेयर इतना अच्छा लगा कंपनीज को कि फाइटर पायलट्स को यूनाइटेड स्टेट्स में माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर की एडवांस शक्ल में ट्रेनिंग दी जाती है, माइक्रोसॉफ्ट से ही उन्होंने
कांटेक्ट करके उसका एक सॉफ्टवेयर बनवाया। तो आप केस स्टडी पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो आपका डीडी या सीडी मॉडल है। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कि जी आपने क्या करना है कि ये मीटर रीडर प्रोवाइड करने हैं वापडा को, आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि आपने मीटर रीडर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वापडा को, तो वो उसमें इनोवेशन नहीं है। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपने आईटी टेक्नीशियंस की टीम बनानी है, लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने टीम बनानी है, ठीक है, या आपने लैन केबल्स जो हैं वो तैयार करनी है किसी में, तो उसमें असेंबली लाइन वर्कर वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो वो फिर आप नीचे चले जाएंगे कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड मॉडल की तरफ, मिड में सीडी और टॉप में डीडी। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स जो कि मेंटाई के काम से रिलेटेड थी। तो अभी देखें इसने नीचे इसने एक और भी फैक्टर्स बताए हुए हैं कि Mentai describes 7 project factors that should be considered when planning the structure of software engineering teams. तो मेंटाई ने अपनी रिसर्च में 7 बातें पे फोकस किया है। खुलासा तो मैंने आपको बता दिया है डी डी सी डी और सी सी का, फिर भी इसने ये बताया। देखिए वही बातें जो मैंने आपको एग्जांपल से दी हैं यहाँ इसने लिखी हुई हैं। डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, ज़्यादा डिफिकल्ट गो टू डी डी, मिड डिफिकल्ट कम टू सी डी, बहुत आसान या सिमिलर नेचर ऑफ जॉब सी सी, द साइज ऑफ द रिजल्टेंट प्रोग्राम्स इन लाइंस ऑफ कोड और फंक्शंस। अब अगर आपके फंक्शन और लाइंस ऑफ कोड्स मिलियंस में है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। जब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी यू विल गो टू डी डी। ठीक है, आप स्टेट बैंक के लिए या एफबीआर के लिए कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए टैक्स कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, काम तो आसान है लेकिन लाइंस ऑफ कोड बन रही हैं 6 मिलियन या 5 मिलियन, तो वो डीडी में चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पे लॉकहीड मार्टिन एक यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है जो कि अमेरिका की एयरफोर्स के लिए डिफरेंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। जैसे आपने F-16 का नाम सुना होगा, F-22, F-35, ये सारे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किए हैं। तो उसमें जो F-35 का सॉफ्टवेयर है, आई वाज रीडिंग कि उसकी 5.4 मिलियन लाइंस ऑफ कोड, उसका सिर्फ नेविगेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसकी 54 लाख के करीब लाइंस हैं उसके कोड की। तो चाहे आपके पास F-16 और F-22 के प्रोजेक्ट से सिमिलर नेचर ऑफ टास्क थी, आप इसे सीडी में कर सकते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी देखें 54 लाख लाइंस ऑफ कोड है तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको डीडी में लेके जाएंगे। मेंटाई का तीसरा फैक्टर देखें, द टाइम दैट द टीम विल स्टे टुगेदर, टीम का लाइफ टाइम कितना होगा, ठीक है, कि प्रोजेक्ट टीम के लाइफ टाइम से आपको प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम भी पता चलता है। जो ईजियर प्रोजेक्ट्स होंगे उनका लाइफ टाइम 1 साल से कम कम होगा या मैक्सिमम 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक लिमिटेड होगा। जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होंगे वो या तो इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होंगे, या फिर ये है कि उनका टाइम 4 साल 5 साल जो है लॉन्गर टाइम होगा। तो लॉन्गर टाइम से डेफिनेटली आपको पता प्रॉब्लम की जो जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने है किसी प्रोजेक्ट में वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह फिर डिग्री टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉडलराइज्ड, इसी तरह मॉड्यूल कितने बनते हैं। अगर आपके लैक्स में मॉड्यूल हैं तो वो कॉम्प्लेक्स है, गो टू डीडी। थाउजेंड्स में है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्वेबल है, तो आप फिर भी उसे सीडी में कर सकते हो अगर उसमें इनोवेशन नहीं है। द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, वही बात आ गई, लाइफ थ्रेटनिंग है, हार्ट पेस मेकर वेंटिलेटर है तो फिर हो जाएगा ही डीडी में। चाहे 50 लाइनों का कोड लिखना है आपने, बाकी सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का है, उसमें ऑन ऑफ करने के लिए आपकी ज़रूरत है, येट वो लाइफ थ्रेटनिंग इक्विपमेंट है तो फिर आप किधर जाओगे, डीडी में। रिजिडिटी ऑफ द डिलीवरी डेट, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वो बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लास शुरू होने से पहले मैंने ये 2 बातें डिस्कस की थी कि जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे नासा का मार्स पोलर लैंडर था, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम था, ठीक है, तो इसमें बजट की कमी भी नहीं होती और टाइम कंपाउंड भी नहीं होता ये। दूसरी तरफ अगर आपने किसी बैंक अल्फला का अस्करी बैंक का कोई सैलरी का सॉफ्टवेयर लिखना है या यूईटी का एलएमएस लिखना है, वो टाइम बाउंड होगा, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, और उसमें बजट भी होगा कि 10 लाख 15 लाख 3 लाख आपका बजट है। तो रिजिडिटी ऑफ डिलीवरी डेट से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि बजट एंड डिलीवरी डेट से आपको आइडिया होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट,
कि जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है इसमें जो टीम्स है उनका कितना आपस में बात करना ज़रूरी है। आप ये देखें सीसी में सबसे कम कम्युनिकेशन है टीम्स की आपस में, सीडी में मिल्ड कम्युनिकेशन है, और डीडी में तो आपस में कोऑर्डिनेशन से ही सारा काम चलता है। तो सोशबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं कि सेम नेचर ऑफ जॉब होगी तो कम्युनिकेशन कम चाहिए होगी। अब बैंक में दो कैशियर काम कर रहे हैं, गप्पे लगाना उनका कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं है कि वो आपस में गपशप लगाएं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप स्पार्को में काम कर रहे हैं और अपना स्पेस शटल लॉन्च कर रहे हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल वालों की सॉफ्टवेयर वालों से, सॉफ्टवेयर वालों की मैकेनिकल वालों से, तो सारे इंजीनियर और प्रोफेशनल की हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए हो। तो ये डिग्री ऑफ सोशबिलिटी से भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो ये 7 फैक्टर्स हैं और ये 3 टीम मॉडल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इस पे अब आपकी आज असाइनमेंट 1 जो है मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने अगले हफ्ते जो है वो प्रिपेयर करनी है। आपने 10 प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइंड करना है। जैसे मैंने आज आपको कोई 12-15 तो एग्जांपल्स भी दे दी हैं आज की क्लास में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की, शायद इससे भी ज़्यादा। तो आपने 10 प्रॉब्लम्स देखनी और उसके लिए टीम्स डिज़ाइन करनी है एज अ सीनियर मैनेजर। आप सीनियर मैनेजर हैं और ऐसा ही आपकी केस स्टडी क्विज में, टेस्ट में, एग्ज़ाम में भी आ सकती है। तो आपने एज अ सीनियर मैनेजर 10 प्रॉब्लम एरियाज डिफाइन करने, और वो 10 प्रॉब्लम एरियाज ऐसे हों कि 3-3 हर एक मॉडल को टच करें, सी 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 डी और डी डी। एक आप ऑप्शनल है, जिधर मर्जी आप उसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन डी डी में भी 3 प्रॉब्लम्स आने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम या गोल को ही अचीव कर रहा होगा ना बेटा, तो 3 डी डी के, 3 सी डी के और 3 सी सी के। तो आपने 10 के लिए पहले प्रॉब्लम लिखना है, प्रॉब्लम लिखकर उसके बाद आपने टीम का मॉडल सजेस्ट करना है, फिर उसे जस्टिफाई करना है। तो असाइनमेंट में आपके 3 काम होंगे, फाइंडिंग 10 प्रॉब्लम्स। अगर आप मेरा आज का लेक्चर सुन लेंगे तो इसमें 10 से ज़्यादा मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं। बैंक्स की एग्जांपल ले ली हमने, यूटी की मिसाल ले ली, मैनहट्टन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की मिसाल ले ली, वेंटिलेटर की, हार्ट पेस मेकर की, एयरक्राफ्ट नेविगेशन की मिसाल ले ली, बैंक के कैशियर की, वापडा के मीटर रीडर की। तो ये सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये 10 प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, 3 डीडी में, 3 सीडी में और 3 सीसी में फॉल हों, एक आपकी अपनी चॉइस पे है। आप पहले प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे, यानी जो प्रॉब्लम आपने हल करना है वो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा एज सीनियर मैनेजर। फिर आप उसके लिए अपनी टीम जो है उसका मॉडल सेलेक्ट करोगे और फिर उसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। तो ये आपने जो है वो करनी है, और लेंथ जो है वो हाफ पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक प्रोजेक्ट की। मैक्सिमम जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज की बात कर रहा हूँ, वो मैक्सिमम आपकी लेंथ है इसकी असाइनमेंट की, वो 5 पेज A4 साइज से ज़्यादा ना हो। उसमें आप 12 के फॉन्ट में उसे लिख सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन के अंदर। और अगर हाथ से लिखना है तो हाथ से लिखिए, उसकी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, बट दैट शुड बी 5 पेज। उसके लिए भी जो आपकी कॉपी के 5 पेज हैं दस्ते के, उससे ज़्यादा आपने नहीं जाना, यानी हाफ पेज पे एक प्रॉब्लम, टीम और उसकी रीजंस, ठीक है। और आप देखो ये 7 रीजंस में से ही रीजन मिल जाएंगे आपको। मेंटाई ने क्या बोला, इसे 7 रीजंस, ये 7 रीजन से आपको टीम का पता चल जाता है। और बाकी मोटी मोटी बातें जो हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं इधर, वो मैं बता भी दी हैं आपको। तो इस वीक आपने ये काम करना है, और अगले हफ्ते मंडे को हम कांस्टेंट टाइम के पैराडाइम्स डिस्कस कर लेंगे, और ट्यूसडे से फिर हम आगे अपना काम लेकर चलेंगे। ओके, शेयरिंग इज पॉज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, असाइनमेंट से रिलेटेड या मेंटाई के काम से रिलेटेड। नो सर। सर प्रेसमैन बुक का कौन सा है, स्लाइड्स में कुछ बताया हुआ है इसके बारे में? जी, प्रेसमैन। प्रेसमैन यही जिससे बेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, यही प्रेसमैन है, तीसरा ओके चैप्टर। सर। स्लाइड्स में ना ये बताया हुआ है कि ये जो दूसरा रेफरेंस 2 और 3 है ना, ये प्रेसमैन से है, जो कि मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन जो हम पढ़ रहे हैं। और रेफरेंस 1 जो है वो मैंने आपको एक पेपर की शक्ल में जो है वो दिया था। तो अभी हम अटेंडेंस कर लेते हैं और फिर ओके। तो आज जो क्लास है वो शॉर्ट इसलिए है
क्या आप बैठकर इस असाइनमेंट को सॉल्व करें, प्रोजेक्ट्स पहले तलाश करें। ओके जी स्टूडेंट्स, लेट मी शेयर एक्सेल शीट विद यू ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सके। ये आपकी लास्ट अटेंडेंस आ गई जी, इसको जी जरका अटेंडेंस बोलते जाएं बेटा अपनी। मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद महत, मोहम्मद लुकमान, सैयद सिराज। प्रेजेंट सर। अच्छा जी, सर ये आज काफी कम स्टूडेंट्स हैं, ये 19। सर प्रेजेंट माइक इशू था। मोहम्मद रिजवान, सर मोहम्मद आमिर 401। अच्छा 417 ने हाथ रेज किया हुआ है और जैनुल आबिदीन ने रेज किया हुआ है। आपकी तो अभी आई नहीं 417। रिजवान नहीं है। ओके, मैं मेरा ख्याल है यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ अटेंडेंस। ये डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट वो ज़्यादा बेहतर है रेदर देन मैं आपसे पूछूं व्हाई इट्स नॉट डाउनलोडिंग। ओके जी, ये डाउनलोड नहीं कर रहा किसी रीज़न से। मोहम्मद रिजवान नहीं है। हिब्बा बेटा आप हैं? आर यू प्रेजेंट? सर। मुबीन, निमरा, प्रेजेंट सर। उस्मान, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद गुलाम, गुलाम मोहिउद्दीन वन भी प्रेजेंट है सर। जी। कौन प्रेजेंट है? ये माइक इनका सही नहीं चल रहा है। जब भी दानियाल बोला है। दानियाल किधर हो? तुम्हारी तो अभी अटेंडेंस नहीं आई। अच्छा ऊपर हो, ठीक है। और सर 403 ने हैंड रेज की है। ओके रुके, अभी मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, मोहम्मद महाद ने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है जी। गुलाम मोहिउद्दीन है? नहीं। जैन, जैन ने भी हैंड रेज किया हुआ था। अब जैन आपकी क्लास में एक से ज़्यादा हैं, पता नहीं कौन सा जैन है। 413 क्या रोल नंबर है आपका? सर एक ही जहन रह गया अब। अच्छा एक ही रह गया, चलो। जैनब प्रेजेंट सर। इस्बा, यब, हसन, प्रेजेंट सर। सर 418 प्रेजेंट। नेट इशू था सर। ओके जी। गौहर, सर मीटिंग में है, इसका माइक प्रॉब्लम है। एहसन मुनीर, प्रेजेंट सर। वर्दा, इमरा, प्रेजेंट सर। खुशबू प्रेजेंट सर। सर पर्दा प्रेजेंट। जी। वर्दा प्रेजेंट है। सर पर्दा प्रेजेंट। ओके। फिजा, जफर, जफर हुसैन, प्रेजेंट सर। ओके जी। आफ्ताब, ये भी प्रेजेंट प्रेजेंट है। सर। मोहम्मद तलहा सीनियर्स में से। प्रेजेंट। प्रेजेंट। अली हैदर सावल, ठीक है जी। अली हैदर से कहें कि क्लास ज़रूर पढ़ा करें। बिल्कुल ही एक आधी एब्सेंट तो चलो ठीक होती है, बिल्कुल तो फिर ठीक नहीं होता। ओडीएल ही है आपने, तो उनसे कहें काइंडली रेगुलर हो जाए। तो सी यू ऑन मंडे बेटा इंशाल्लाह। ये असाइनमेंट आपने मुझे संडे को, बल्कि ये असाइनमेंट ट्यूसडे को जमा करा दें। मंडे को अगर कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ट्यूसडे को ना आपने, ट्यूसडे को ये मुझे तक जमा करा देनी है, ट्यूसडे को बिफोर दी क्लास, ठीक है। मंडे को कोई इशू हो तो मुझसे डिस्कस थैंक कर यू सर। लीजिए।
वेलकम। सर मेल करनी है असाइनमेंट? जी बेटा, मुझे ईमेल करनी है। मैं फेसबुक पे इसकी डिटेल भी डाल दूंगा, जो हमारा स्टडी ग्रुप है, कि किस आईडी पे और कब तक आपने करनी है। ठीक है बेटा? ओके सर।